हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए पेपर 3 में जो सेक्शंस हैं उसके लिए हर तरह का लेक्चर्स प्रोवाइड किया जा रहा है और खासकर झारखंड झारखंड के लिए कंसेप्चुअल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों तरह की क्लास को जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। ओके, मॉर्निंग की बैच में मॉर्निंग में हिस्ट्री प्रोवाइड किया जाता है सुबह 7 बजे, और उसके बाद 8 बजे जो है ये 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास हम लोग कर रहे हैं, और 9 बजे जो है झारखंड करंट अफेयर के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। झारखंड करंट अफेयर्स में क्या है, देखिए जैसे सी जेपीसी के एग्जाम में करंट अफेयर किस साल के पूछ लिए जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप पढ़ के जाएंगे 2021 का, पूछ लिया जाएगा 2019 का, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कि 2018 से लेकर 2021 तक जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं झारखंड करंट अफेयर्स के, वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि क्वेश्चन छूटने के चांसेस कम रहे झारखंड करंट अफेयर से। ओके, और बाकी ये जो है झारखंड के अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं जेएसएससी जेपीसी के, तो उनमें से 1000 एटलीस्ट 1000 क्वेश्चंस जो हैं उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये कहने के 1000 है, अगर आप एक्सप्लेनेशन को सही से देख रहे हैं तो आपके 4 से 5000 क्वेश्चन जो हैं झारखंड के लिए कवर हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए। ओके, तो अभी तक जो है टोटल 6 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। ये 7वां पार्ट है, हर पार्ट में 25 क्वेश्चन होता है। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये जेएसएससी या फिर जेपीसी का होगा। जेपीसी के क्वेश्चंस हम लोगों ने जस्ट पहले देखा था, ये जेएसएससी का क्वेश्चन है। ओके, मतलब कुल मिलाकर यही है कि जेएसएससी जेपीसी के क्वेश्चंस आप देखेंगे इस सीरीज में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, झारखंड के सदानों का मुख्य व्यवसाय क्या है। सदान क्या होता है? सदान जिस तरह से जनजाति को हम लोग बोलते हैं कि यहाँ के आदिवासी हैं, आदिवासी मतलब जो सबसे पहले से रह रहे हैं, मूलवासी कहने का मतलब मूलवासी, तो सदान भी जो है ये मूलवासी हैं, झारखंड के मूलवासी हैं, लेकिन ये जो है गैर आदिवासी हैं। ये जो है गैर आदिवासी हैं। ओके, ये जो है गैर आदिवासी हैं, और इनका रहन सहन जो है, रहन सहन, खान पान, भाषा, ये यहाँ के लोगों की तरह है। मतलब जो आदिवासी हैं झारखंड के, वो उन्हीं की तरह है। बस क्या है कि इनकी भाषा को हम लोग बोल देते हैं सदानी। मतलब हर कोई व्यक्ति जो झारखंड का मूलवासी है लेकिन आदिवासी नहीं है, उसे हम लोग बोलेंगे सदान। ठीक है, और लगभग 60% पॉपुलेशन ऑफ झारखंड वो क्या है, वो है सदान। 3,29,88,134 है, मतलब इसका आधा से भी ज़्यादा जो है सदान यहाँ पर रहते हैं। और इनका जो मुख्य पेशा रहा था वो खेती रहा था। अभी भी जो है मुख्य पेशा खेती माना जाता है। तो ऑप्शन बी खेती सही आंसर हो जाएगा। एक चीज और, अंग्रेजों ने सदानों को दीकू कहकर बुलाया था। सदानों को क्या बोलते थे? दीकू। और दीकू वर्ड जो है इसका मतलब ये होता है कि जो बाहर से आए हैं और आदिवासियों के अगेंस्ट है, और यही कारण है कि दीकू से जो है आदिवासी नफरत करते थे, इनके अगेंस्ट थे, और अंग्रेजों ने इसी के साजिश के तहत, ताकि सदानों को आदिवासियों के अगेंस्ट में खड़ा कर दे, इन्होंने ब्रिटिश ने सदानों को दीकू कहना शुरू किया। ओके, तो यहाँ पर ये चीज याद रखना है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गई है? देखिए ये जो असुरी भाषा है, ये असुर जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है असुरी। और असुर आपको पता होगा कि ये जो है ये वैदिक काल में ही झारखंड में आए थे, और उत्तर वैदिक काल आते ये काफी विकसित हो चुके थे, और उनका इनका जो लौह उद्योग था, मतलब लोहे का जो ये काम करते थे, लोहा गलाने का काम जो करते थे, ये भी काफी विकसित हो चुका था। और यही समय जो है उत्तर वैदिक काल में, जब ये काफी विकास कर चुके थे, मुंडाओं का झारखंड में प्रवेश होता है, फिर इनके साथ असुरों का संघर्ष होता है, और फिर किसी तरह से मुंडा जो है वर्चस्व स्थापित कर पाते हैं इस क्षेत्र में, और फिर ये मुंडा राज की स्थापना करते हैं। सूतिया पाहन जो है पहले शासक होते हैं मुंडाओं के, और सूतिया नागखंड राज की स्थापना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लैंग्वेज है असुरी, ये असुरों के द्वारा बोली जाती थी, और अब ये लुप्त के कगार में, लगभग जो है ये विलुप्त ही हो गई है। तो ऑप्शन डी जो है असुरी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का मुख्य कार्य क्या है, जिसको सृजन बोला जाता है? क्या बोला जाता है? सृजन। ये सृजन क्या है? सृजन जो है डिजास्टर
डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट का नॉलेज नॉलेज कम डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर है। ओके, तो ये जो है सृजन, अब यहाँ पर क्या है कि इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य ये है कि जो भी आपदा है, तो आपदा से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं उनसे लोगों को अवगत कराना, लोगों में इसको लेकर जागरूकता पैदा करना, यही है सृजन का काम। और ये जो सृजन है ये JDMA के थ्रू बनाया गया था। JDMA क्या होता है? ये होता है झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसको 2010 में इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो सृजन का मुख्य कार्य क्या है? लोगों में जागरूकता पैदा करना। तो यहाँ पर देखिए, ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र, ये तो है, डेमोन्स्ट्रेशन तो काम ही होगा, इसका नाम ही सेंटर का है, ये सही हो जाएगा। जागरूकता फैलाना, ये भी सही होगा। स्थानीय आवश्यकता के, या स्थानीय आवश्यकता यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शन छूट गया है, तो कुछ ऐसा ही होगा कि स्थानीय आवश्यकता को लेकर जो भी चीजें हैं उनके बारे में जानकारी देना। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर सही हो गया, तो डेफिनेटली तीसरा भी सही होना चाहिए, ऑप्शन डी, इसीलिए इनमें से सभी है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया है? 2009 में जो वाटर लेवल था वो था 20 मीटर, लेकिन 2010 में ये 17 मीटर आ गया। डिफरेंस आप देख रहे हैं, 3 मीटर का डिफरेंस आ गया। हमेशा ये सेंटीमीटर में होता था, मिलीमीटर में होता था, लेकिन इस बार ये 3 मीटर में आ गया। तो ये जो है बहुत ही बड़ा डिफरेंस माना जाता है, और यही कारण है कि 2010 में झारखंड सरकार ने सूखा घोषित की थी। ओके, तो ऑप्शन सी 2010 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करता है? ओके, देखिए SDMA है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके स्थापना जो है राज्यपाल कर सकता है, और इसी के तहत जो है JDMA स्थापित किया गया है, झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। कब स्थापित किया गया है? ये 2010 में स्थापित किया गया है। ओके, हालांकि ये अधिसूचित कब हुआ था? 2008 में, लेकिन फाइनली ये एग्जिस्टेंस में आया 2010 में, और ये पावर गवर्नर को है। तो गवर्नर को ये पावर कहां से मिला? ये मिला है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा, किस धारा के तहत मिला है? ये सेक्शन 14 के तहत मिला है। ओके, सेक्शन 14 के तहत ये जो है दिया गया है, तो यहाँ पर धारा 14 के तहत इसे दिया गया है। तो यहाँ पर 14 का जो क्लास 1 है, इसके तहत गवर्नर को ये पावर दिया गया। ऑप्शन ए धारा 14 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड का पहला वाईफाई ग्राम निम्नलिखित में से किस प्रखंड में स्थित है? वाईफाई ग्राम गांव को स्मार्ट विलेज बनाने के लिए ये उनमें से बहुत सारे कार्य करने थे, उनमें से एक ये है वाईफाई से जो है इनको लैस करना। तो वाईफाई ग्राम झारखंड में जो सबसे पहला बना है वो है कसमार, इसको कसमर भी बोलते हैं, कसमर। और ये कहाँ है? ये है बोकारो में, ये है बोकारो में। ओके, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कसमर। ठीक है, स्मार्ट विलेज बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं निम्नलिखित में से किसके बीच MOU संपन्न हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग संपन्न हुआ? किसके किसके बीच हुआ है? देखिए, झारखंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एंड झारखंड स्पोर्ट्स एकेडमी, इन दोनों को एस्टैब्लिश करने के लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया था झारखंड सरकार का, और ये 2015 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कब किया गया था? 2015 में किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, देखिए आप जो है इसको भी जो मैं बोल रहा हूँ अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, और यही सब जो है घुमा फिरा के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगर आप स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं।
ओके, इसीलिए इतना एक्सप्लेनेशन करने का जो मकसद है यही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक खांसी अभी तक मेरी ठीक हुई नहीं है, दवा ले रहा हूँ, लेकिन क्या है कि लेक्चर डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए, इसलिए खांसी में भी मैं लेक्चर बना रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के मोहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे। देखिए मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसको बोलते हैं मुंडा शासन व्यवस्था। क्या बोलते हैं? मुंडा शासन व्यवस्था। ये मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में आपको, ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था। अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ चीजें बता दे रहा हूं मैं, इसको ध्यान से अब सुनिए। जैसे गांव जो होता है, ओके, तो गांव जो होता है, तो गांव के प्रधान को, मतलब गांव का जो हेड होता है उसको बोलते हैं मुंडा। क्या बोलते हैं? मुंडा। अब गांव में जो पंचायत होता है या फिर ग्राम आप बोल सकते हैं, ग्राम, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है हातू। और हातू का जो हेड होता है, हातू का जो हेड होता है इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है हातू मुंडा। इसको बोला जाता है हातू मुंडा, ठीक है। इसी तरह से कुछ गांव को मिलाकर, कुछ गांव को मिलाकर इसी तरह से बनाया जाता है पढ़ा। क्या बनाया जाता है? पढ़ा बनाया जाता है। और पढ़ा का जो हेड होता है उसको बोलते हैं पढ़ा राजा। क्या बोलते हैं? पढ़ा राजा बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो मुंडा जनजाति है इसका जो पढ़ा राजा है, तो इसको असिस्ट करने के लिए, इसको असिस्ट करने के लिए कुछ अधिकारी होते हैं, ठीक है। पढ़ा राजा को असिस्ट करने के लिए कुछ अधिकारी होते हैं, जैसे कि कुंवर हो गया, लाल हो गया, कारतो, ठाकुर, दीवान, पांडे, दरोगा, लाल। ये सब क्या है? ये सब अधिकारी हैं टू असिस्ट पढ़ा राजा, ओके। तो ये सब पढ़ा राजा के अधिकारी हैं। तो ये जो है इसमें से कौन अधिकारी नहीं था ये हमें बताना। कुंवर था, लाल था, कारतो भी था, लेकिन पाट मुंडा नहीं था। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल ने 1628 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि कितनी थी? राजा दुर्जन साल, मैं मुंडा शासन नागवंशी शासन में आपको पढ़ाऊंगा, ओके। हो सकता है कि आपने पढ़ भी लिया होगा, लेक्चर में ये कंप्लीट भी हो गया होगा, हो सकता है। तो इसमें क्या है, दुर्जन साल ये जो है जहांगीर के समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन थे। और इस समय क्या है कि कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ घटनाएं हुई थी खासकर हीरा को लेकर, तो इन्हें जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है जहांगीर के कहने पर। इब्राहिम खान जो है इनको गिरफ्तार करते हैं, इब्राहिम खान। और गिरफ्तार करके जो है, एक्चुअली इब्राहिम खान जो है ये सेनापति नहीं था, ये था बंगाल बिहार बंगाल का सूबेदार था, बिहार बंगाल का सूबेदार था। तो टैक्स कलेक्शन की जिम्मेदारी इस क्षेत्र में इन्हीं को हुई थी। इब्राहिम खां कौन है? इब्राहिम खां मेहरुनिसा आप जानते हैं, मेहरुनिसा के ये भाई थे। और इनकी हत्या जो है शाहजहां ने की थी, इनकी हत्या शाहजहां ने की थी, ओके। तो इब्राहिम खां के थ्रू इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है जहांगीर के कहने पर, और इनको रखा जाता है ग्वालियर के जेल में, ग्वालियर के जेल में। 1615 की ये घटना है, ओके। 12 साल बाद 1627 में इनको जो है रिहा किया जाता है, और फिर 1628 में ये कर देना स्टार्ट करते हैं 6,000 रुपए प्रति वर्ष, 6,000 रुपए प्रति वर्ष। जब ये छूटते हैं जेल से, तो उस समय जो नागवंशों की जो राजधानी होती है वो होती है खुखरा। खुखरा से राजधानी ये ट्रांसफर करते हैं और कहाँ बनाते हैं? दोईसा। दोईसा कहाँ है? ये है गुमला में। दोईसा कहाँ है? गुमला में। और दोईसा में एक किले का निर्माण किया जाता है दुर्जन साल के थ्रू। उस किले का नाम क्या है? उस किले का नाम है नवरत्नगढ़ का किला, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 6,000 रुपए ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? अब यहाँ पर देखिए, देखिए बहुत सारे शासन व्यवस्था है, उसमें से कुछ टर्म रिपीट करते हैं। मतलब कि अगर मुंडा में आप पढ़ रहे हैं महतो,
मुंडा में पढ़ रहे हैं अगर आप महतो, तो वहीं उरांव जनजाति की जो शासन व्यवस्था जिसको बोलते हैं पढ़ा शासन व्यवस्था, उसमें भी आपको महतो का जिक्र मिलेगा। तो इस तरह से टर्म रिपीट करते हैं, तो उसी में थोड़े कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि उरांव ग्रामों का पुरोहित, पुरोहित क्या होता है, जो धार्मिक प्रधान धार्मिक अनुष्ठान जो करते हैं, एवं लौकिक प्रधान कौन था। तो यहाँ पर बात हो रही है उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था की। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पंचायत, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। तो इसमें क्या है कि जो महतो होते हैं, ये न्यायिक और प्रशासनिक कार्य करने के लिए जो है अधिकृत होते हैं। ओके। और इसमें जो धार्मिक प्रधान होता है, धार्मिक प्रधान जो होता है, ये कौन होता है, ये होता है बैगा। ठीक है, धार्मिक प्रधान जो है बैगा और पाहन होते हैं। ये मैं बता रहा हूँ पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में। लेकिन वहीं अगर आप मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था देखेंगे, तो उसमें महतो का जो कार्य हो जाता है, महतो का कार्य हो जाता है पाहन को असिस्ट करना, पाहन को असिस्ट करना। ठीक है। तो यहां पर देखिए एक चीज क्या है कि महतो को अगर हम लोग पढ़ा पंचायत में रहकर देखें, तो अभी महतो का कार्य क्या है, महतो का कार्य है न्यायिक और प्रशासनिक कार्य देखना। लेकिन ये जो है ओवरऑल सभी चीजों के हेड होते हैं। न्यायिक प्रशासनिक तो कार्य इनके अंतर्गत आता ही आता है, लेकिन ओवरऑल सारे कार्य महतो के अंतर्गत ही देखे जाएंगे। मतलब जो धार्मिक कार्य है वो भी देखे जाएंगे। तो ये बाद में दिया गया। तो महतो के पहले कौन इसके हेड थे, महतो के पहले बैगा जो है इसके हेड हुआ करते थे। जो पुरोहित या फिर धार्मिक जो प्रधान हुआ करते थे वो बैगा हुआ करते थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बैगा इसका सही आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप कंफ्यूज आप नहीं करेंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, संथालों के सामुदायिक व्यवसाय में मांझी का उपप्रधान कौन था। संथाल जनजाति की जो शासन व्यवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है मांझी परगना शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था ये बोला जाता है। अब इसमें देखिए, इसमें गांव के पंचायत का जो हेड होता है, जो प्रधान होता है, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है मांझी। क्या बोला जाता है, मांझी। अब मांझी है तो मांझी को असिस्ट करने के लिए, मांझी को असिस्ट करने के लिए जो पोस्ट है उप प्रधान मतलब जो होता है वो कौन होता है, वो होता है जोग मांझी। कौन होता है, जोग मांझी। ठीक है, मतलब कि ये हो गया उप प्रधान, प्रधान हो गया मांझी, उप प्रधान हो गया जोग मांझी। लेकिन अगर जोग मांझी नहीं है, अगर जोग मांझी नहीं है तो उनके जगह पर जो काम करेगा उनको बोला जाता है जोग प्राणिक, जोग प्राणिक। ठीक है, जोग मांझी का जो कार्य होता है मांझी को असिस्ट करना, साथ ही साथ जो भी विवाह या फिर जन्म संबंधी कार्य है उनको कंप्लीट करना, उस पर सलाह देना। और अगर ये नहीं रहेंगे तो इनके सारे काम को जोग प्राणिक करेगा। ओके, समझ गए आप। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मांझी का प्रधान। अगर जोग मांझी ऑप्शन में होगा तो जोग मांझी टिक किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए जोग मांझी नहीं है तो जोग मांझी के बाद जाएंगे। यहाँ पर जोग मांझी एब्सेंट हो गया, तो जोग मांझी एब्सेंट हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, जोग प्राणिक में। तो यहाँ प्राणिक जो है यही है, ऑप्शन सी, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, मुंडामान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था। मुंडामान की शासन व्यवस्था को जो है विल्किंसन ने जो है मंजूरी दी थी। और आपने पढ़ा होगा विल्किंसन रूल, विल्किंसन रूल ये 1837 का है, पूरे कोल्हान क्षेत्र में ये लागू था। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थॉमस विल्किंसन। ठीक है, थॉमस विल्किंसन, कैप्टन टी विल्किंसन बोला जाता है। और कहीं कहीं किशन बाबू भी देखेंगे आप, लोग इनको किशन बाबू के नाम से भी बुलाते थे। तो ऑप्शन डी थॉमस विल्किंसन ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क CCKNIA महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा, इन 3 राज्यों में इसे शुरुआत इसकी जो है शुरुआत की गई थी। किस वर्ष में इसकी शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने के लिए, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को रोकने के लिए या फिर कम करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था 2013, और 2013 से ये 2017 तक चला था। 3 स्टेट्स में इसे स्टार्ट किया गया था, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा। कब स्टार्ट किया गया था, 2013, ऑप्शन सी ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लाइमेट चेंज नॉलेज नेटवर्क इन इंडिया एग्रीकल्चर। ओके, ये इसका फुल फॉर्म हो गया, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? देखिए, अगर आप पृथ्वी को देखेंगे तो ये जो है ये हो गया इक्वेटर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा बोलते हैं या फिर विषुवत रेखा बोलते हैं। यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, यहाँ पर 23 डिग्री हाफ साउथ हो गया। उसी तरह से यहाँ पर आता है 66.5 नॉर्थ, यहाँ पर आता है 66.5 साउथ, ठीक है। तो देखिए, जो सन का पोजीशन होता है, सूर्य की जो स्थिति होती है वो क्या होती है, ये जो देख रहे हैं एरिया आप, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये जो एरिया मतलब कि मैक्सिमम हेड पोजीशन में इसी एरिया में सूरज रहता है। ओके, तो ये क्या हो गया? गर्म क्षेत्र हो गया। गर्म हमेशा रहेगा क्योंकि सूरज जो हमेशा हेड में रह रहा है, ये गर्म क्षेत्र हो गया। तो गर्म को बोलते हैं उष्ण और क्षेत्र को बोलते हैं कटिबंध। क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं, ठीक है। गर्म का हो गया उष्ण, क्षेत्र को बोलते हैं कटिबंध, उष्ण कटिबंध। ओके, देखिए बाकी के जो क्षेत्र हैं जैसे कि सूरज अगर यहाँ पोजीशन में है तो ये जो है ये थोड़ा सा गर्म और ठंडा दोनों रहेगा। उसी तरह से सूरज जब इस पोजीशन में है तो ये ठंडा गर्म दोनों रहेगा। तो ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं ठंडा गर्म दोनों। तो गर्म उष्ण हो गया, ठंडा भी जोड़ देंगे तो शीतोष्ण हो जाएगा। शीतोष्ण, शीतोष्ण क्षेत्र का कटिबंध। तो ये जो एरिया हो गया शीतोष्ण कटिबंध हो गया। और सूरज यहाँ रहेगा, इस पोजीशन में इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पर आने पर यहाँ पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से शीत क्षेत्र होता है, शीत कटिबंध होता है। ओके, तो ये जो है मतलब भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति क्या है? भारत की जो स्थिति है वो इस क्षेत्र में, भारत की जो स्थिति है वो इस क्षेत्र में है। और झारखंड का पोजीशन भी इसी क्षेत्र में है, ठीक है। कर्क रेखा होकर गुजरती है रांची से। तो ये हो गया झारखंड का पोजीशन। अब यहाँ पर अगर जलवायु की बात की जाए तो जलवायु कैसा होगा? उष्ण कटिबंधीय होगा। अब मानसून आना में ये हमेशा मानसून होता है, मानसून पर इसकी जलवायु जो है डिपेंड करती है। तो ऑप्शन ए उष्ण कटिबंधीय मानसून, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है? झारखंड राज्य जलवायु केंद्र, झारखंड राज्य जलवायु केंद्र जो है, स्टेट क्लाइमेट सेल जो है जिसको बोलते हैं, ये यूएनडीपी की मदद से, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की मदद से जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसी तरह का एक और नाम है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में, इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या, ठीक है। तो ये यूएनडीपी कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये हो गया संयुक्त राष्ट्रीय विकास प्रोग्राम, कटा हुआ है। ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ जो आप देख रहे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो विश्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ओके, और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये क्या है? ये ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहाँ पर है? लंदन में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्रीय विकास प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई है? किस वर्ष प्रकाशित हुई है? देखिए, किस लिए प्रकाशित की गई थी? तो ये जो है आर्थिक विकास और गरीबी को कम करने के लिए इसे जो है प्रकाशित किया गया था। अब यहाँ पर समझिए मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। 2011 में क्या है कि कार्य योजना विकसित करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई, ठीक है। कार्य योजना विकसित करने की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। 2013 में ये जो है पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि विकसित हो गया, मतलब कार्य योजना जो है पूरी तरह से ये विकसित हो गया। लेकिन 2014 में इसको जो है फाइनली पब्लिश किया जाता है, फाइनली इसका रिपोर्ट आता है, फाइनली इसको पब्लिश किया जाता है। तो 2011, 2013, 2014 तीनों ही इंपॉर्टेंट ईयर है। ओके, तो किस वर्ष प्रकाशित हुई? प्रकाशित हुई कब? 2014 में। तो ऑप्शन बी 2014 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन,
झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट के अनुसार 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? देखिए वही है ना, अभी एक था ना क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई? यहाँ पर देखिए 2014 लगा हुआ है, ठीक है, 2014 सही आंसर हो जाएगा। तो इसके अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? सबसे संवेदनशील जिला जो है सरायकेला खरसावां, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें पैदा होती है? मुख्यतः देखिए, एक रबी है और एक खरीफ है। खरीफ जो है ये बरसात के मौसम में जो है इसको बोया जाता है, ठंड के महीने में, ठंड नवंबर दिसंबर में इसको जो है काट लिया जाता है। जस्ट इसका उल्टा रबी होता है, मतलब ठंड में इसको बोया जाता है और मानसून के आने के ठीक पहले इसको जो है काट लिया जाता है। ओके, ये मुख्यतः दो तरह के फसल हैं। रबी की बात की जाए तो 9.2% इसमें जो है खेती होती है, झारखंड की बात कर रहा हूँ। और खरीफ में क्या है कि 90.5% जो है खेती की जाती है, मतलब ज़्यादा जो खेती है वो मानसून के समय की जाती है। ठीक है, इसमें से एक तीसरा है जिसको जायद के नाम से जानते हैं, इसमें 0.75% है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मुख्यतः कभी कहा जाए तो रबी और खरीफ मतलब दो तरह की फसल है, ऑप्शन बी 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? यहाँ पर जो ऑप्शन बी देख रहे हैं, राजा अर्जुन सिंह, ये जो है सिंहभूम के क्षेत्र में 1857 की क्रांति के लीडर थे। लेकिन इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था क्रांति को, इन्होंने स्टार्ट नहीं किया था उस क्षेत्र में। तो किसने स्टार्ट किया था? स्टार्टेड बाय भगवान सिंह एंड रामनाथ सिंह, इन दोनों ने स्टार्ट किया था। लेकिन फाइनली जो लीडर बने इस क्षेत्र में 1857 की क्रांति के लिए, वो बने राजा अर्जुन सिंह। ओके, यहाँ पर बाकी के ऑप्शंस जो आप देख रहे हैं, राजा दुर्जनसाल, ये कौन है? ये नागवंशी शासक हैं, जहांगीर के समकालीन है। इन्होंने अपनी राजधानी खोखरा से दोयसा की थी। दोयसा कहाँ है? गुमला में है। यहाँ पर इन्होंने नवरत्नगढ़ किला को स्थापित किया था। और ये 12 साल तक कैद रहे थे ग्वालियर जिले में, जहांगीर ने इन्हें कैद करवाया था। 1615 में कैद हुए थे, 1627 में ये जो है छूटे थे, 1628 में इन्होंने 6000 रुपए प्रतिवर्ष कर देना जो है शुरू कर दिया था। ओके, यहाँ पर दो ऑप्शन देख रहे हैं, विश्वनाथ शाही और टिकैत उमराव सिंह। तो ये जो विश्वनाथ शाही जो है ये रांची से 1857 के विद्रोह के ये नेतृत्व करता थे। और इन्होंने, विश्वनाथ शाही की बात हो रही है, इन्होंने मुक्त वाहिनी सेना बनाई। और इस सेना में जो प्रमुख सैनिक थे उनमें से गणपत राय हो गया, गणपत राय शेख भिखारी। ठीक है, शेख भिखारी। यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि ठाकुर विश्वनाथ शाही और गणपत राय दोनों को एक ही जगह फांसी दी गई है, रांची में जो फ्रायलाल चौक है वहां पर आप देखेंगे तो जो जिला स्कूल का जो कैंपस है वहीं पर इनको जो है फांसी दी गई थी। ओके, और इनको जो फांसी दी गई थी, इनका डेट क्या है? 16 अप्रैल 1858। और इनके बाद गणपत राय को जो है 21 अप्रैल को फांसी दी गई थी उसी जगह में। ठीक है, और टिकैत उमराव सिंह कौन है? टिकैत उमराव सिंह जो है ये और मांझी के जमींदार हैं। और शेख भिखारी इनके दीवान थे। और इनको जो है 8 जनवरी 1858 को टैगोर हिल में फांसी दी गई थी। और इस फांसी स्थल को टुंगरी फांसी के नाम से जाना जाता है। ओके, एक मिनट में टाइम जरा देख लो। चलिए, अभी है समय, कोई बात नहीं। 25 क्वेश्चन, कितना भी समय लगेगा, 25 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करूंगा। ओके, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजा अर्जुन सिंह, ऑप्शन बी। ठीक है, राजा अर्जुन सिंह। अगला क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है ये 1914 अप्रैल 1914 को ये स्टार्ट किया गया था। और इस आंदोलन को जो है बिरसा मुंडा आंदोलन के एक्सटेंशन के रूप में जाना जाता है। किसने शुरू की थी इसे? जतरा उरांव, जिन्हें जतरा भगत के नाम से भी
जाना जाता। ताना भगत आंदोलन जो है ये अंग्रेजों के खिलाफ जो है सत्याग्रह था, पूरी तरह से अहिंसक था। ताना भगत जो होते हैं इनके अनुयायियों को क्या बोलते हैं? ताना भगत। और ताना भगत जो होते हैं, ताना भगत जो होते हैं ये गांधी के फॉलोवर होते हैं, गांधी के फॉलोवर होते हैं। ओके, गांधी के फॉलोवर होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है अप्रैल 1914 इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है झारखंड भारत का कौन सा राज्य है? देखिए 2000 में 3 स्टेट्स बनाए गए थे। 2000 में 3 स्टेट्स बनाए गए थे, कौन कौन से? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ये कब बना था? ये बना था 1 नवंबर को, 1 नवंबर को। उसके बाद है उत्तराखंड, उत्तराखंड कब बना था? उत्तराखंड बना था ये 9 नवंबर को बना था, 9 नवंबर को। और फिर बना झारखंड, फिर बना झारखंड, ये कब बना? 15 नवंबर 2000 को। छत्तीसगढ़ जो बना ये 26th स्टेट था, उत्तराखंड जो है ये 27th स्टेट है, झारखंड जो है ये 28th स्टेट है। तो ऑप्शन सी 28 इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नवंबर डेट इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस होता है। बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 को इनका जन्म हुआ था। 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हुई थी बिरसा जेल, रांची जेल में। ओके, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? खूंटी में, बोली हाथों में। ओके, तो ऑप्शन सी 28वां ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? सिंहभूम जो आप देख रहे हैं इसके बहुत से क्षेत्र जो हैं ये यूरेनियम उत्पादक से जुड़े हुए हैं, खासकर जादूगोड़ा, खासकर जादूगोड़ा। ओके, जादूगोड़ा जो है आपने सुना होगा UCIL, यूरेनियम कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जादूगोड़ा में है। और इसके अलावा भी काफ़ी जगह हैं, जैसे कि तुरामडी हो गया, तुरामडी हो गया, बागजत हो गया, बागजत हो गया, ढाल भूम हो गया जिसको ढाल भूम भी बोला जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे जगह हैं। ये सिंहभूम का क्षेत्र है जो कि यूरेनियम उत्पादक के लिए जाना जाता है। ऑप्शन ए सिंहभूम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झारखंड में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन होता है। ओके, स्थानीय भाषा में उसे क्या कहा जाता है? कोडरमा जो है, कोडरमा, इसको भारत का अभ्रक राजधानी, अभ्रक राजधानी कहा जाता है। अभ्रक को माइका भी बोला जाता है, ठीक है, लेकिन स्थानीय भाषा में इसको बोला जाता है रूबी। क्या बोला जाता है? रूबी बोला जाता है। सबसे अधिक प्रोडक्शन कोडरमा में होता है। ओके, तो रूबी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पूरनमल, पूरनमल ने करवाया था। और देवघर में जो शिव मंदिर है उसको वैद्यनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के प्रांगण में 12 मंदिर हैं, ठीक है। और सावन के महीने में बहुत ही बड़ा मेला लगता है यहाँ पर, जिसको श्रावणी मेला के नाम से जाना जाता है। ये जो है पूरनमल, ये जो है गिद्धौर वंश के राजा थे, गिद्धौर वंश के ये राजा थे। और गिद्धौर वंश के ये 10वें राजा थे, 10वें राजा थे, ठीक है। 12 भारत में जो है 12 ज्योतिर्लिंग है, उन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक वैद्यनाथ मंदिर है देवघर का। और इस मंदिर को पूरनमल ने बनवाया था। ऑप्शन ए पूरनमल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड में पाइका क्या है? पाइका जो है एक तरह का नृत्य है, पाइका जो है एक तरह का नृत्य है जिसमें जो नर्तक होते हैं वे सैनिक वेशभूषा धारण करके नृत्य करते हैं। लेकिन झारखंड की सबसे फेमस जो डांस नृत्य जो है वो है छऊ नृत्य, जिसको अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। सरायकेला खरसावां से उत्पत्ति हुई है ऐसा माना जाता है। तो झारखंड में सरायकेला खरसावां ये इसके लिए हो गया। और इसके अलावा पुरुलिया हो गया, पुरुलिया वेस्ट बंगाल का। और मयूरभंज ये उड़ीसा का हो गया। तो पाइका एक नृत्य है। ओके, तो ये हो गए 25 क्वेश्चन, ये 25 क्वेश्चन, ये 7th पार्ट था। तो अगले पार्ट को हम लोग कल देखेंगे, उसमें 25 क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह से JSSC JPSC में अब तक जितने क्वेश्चन पूछे गए लगभग 1000 से ज़्यादा क्वेश्चनों को हम लोग जो है कवर करेंगे, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो, लेक्चर अच्छा लगता हो तो आप लाइक जरूर किया करें।
इससे क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलती है और हम और अच्छे से आपको जो है लेक्चर प्रोवाइड कर पाते हैं। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।